बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आज जुम्मतुल मुबारक 24 अप्रैल 2020 है। मुतालिक़ पाकिस्तान जमात दहम सबक नंबर 5 है, जिसमें हमने रीडिंग करनी है मोहम्मद ख़ान जुनेजो का दौर हुकूमत, जो कि 1985 से 1988 तक था। तो बेटा, हमने पिछले लेक्चर में हमने रीडिंग की थी कि जो हमारे पास पेज नंबर 11 के ऊपर था, जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर और उसके नफाज इस्लाम के अहम पहलुओं को हमने रीडिंग किया था, जिसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप लोग उसकी यानी कि उसको तवज्जो नहीं दे रहे, ना ही आप फिर अपनी बुक की रीडिंग कर रहे हैं, ना ही आप लेक्चर को अटेंटिवली सुन रहे हैं। तो बेटा, इसकी मुतालिक़ पाकिस्तान बेशक उर्दू में है, 50 नंबर का है, मगर इसकी अहमियत आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मुतालिक़ पाकिस्तान है ये आपको ना सिर्फ आपके इस मैट्रिक लेवल में काम आना है, आपके यही जो टॉपिक्स वगैरह हैं ये आपके एमए लेवल तक भी यूज़ किए जाएंगे, और एमए लेवल के बाद जब आप प्रोफेशनल लेवल में आने की कोशिश करोगे तो उस वक्त आपको ये इनके टेस्ट में आपके ये प्रोफेशनल जो लेवल में जो आपके एनटीएस वगैरह होते हैं, पीपीएससी होते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस वगैरह होते हैं आपके तकरीबन 5 से 10% आपके क्वेश्चन इन्हीं बुक्स में होते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह अटेंटिवली इसकी रीडिंग भी किया करें और इसको याद भी किया करें, और साथ साथ इसको आप नोट्स बनाते जाएं इसके, ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए। ये वो सब्जेक्ट नहीं है बाकी सब्जेक्ट की तरह जिसको आपने रट्टा लगाया, रट्टा लगाने के बाद आपने पेपर दिया और फॉरगेट हो गए। आपका जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि इसके ऊपर आपकी फुल ग्रिप होनी चाहिए, अगर आप अपने प्रोफेशनल लेवल को सक्सेस करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसी सब्जेक्ट की बिना पर आप इंटरव्यू टेस्ट हो सकता है, या एनटीएस हो, या पीपीएस हो, या एफपीएससी के टेस्ट हो, तो आप पास कर सकते हैं अगर आप इसको ऊपर फुल ग्रिप रखते हैं। आप इसके नोट्स भी बनाते जाएं और साथ साथ इसको समझते भी जाएं। इसके बहुत से मकासद होते हैं, जैसे कि ये जो सबक है एक हमारे यानी कि नेचुरल जो लेवल हुआ है उसकी ग्रूमिंग करता है, इस हमारे अंदर अखवत का जो जज्बा है वो पैदा करता है। जब हम इसके अंदर अपनी तारीख़ को पढ़ते हैं, अपनी तारीख़ के औलिया, अपने तारीख़ के जो बादशाह गुजरे हैं, इस्लाम के बादशाह गुजरे हैं, उनके दौर हुकूमत को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर अखवत का जज्बा पैदा होता है, हमारे अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है, और हम मुख्तलिफ मसाइल वगैरह पर और उनको हल करने की अहलियत भी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी हिस्सा लेने के काबिल हो सकते हैं, और नज़र पाकिस्तान पर मुकम्मल यकीन रख सकते हैं आप। लेकिन नज़र पाकिस्तान तो है कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए नज़रिया बनाया गया। वो नज़रिया क्या था? इस्लामी आइडियोलॉजी। तो इस्लामी आइडियोलॉजी और पाकिस्तान का जो इस्लामिक पाकिस्तान आइडियोलॉजी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ, अब जब पाकिस्तान आइडियोलॉजी को रीड ही नहीं करेंगे तो आप इस्लामिक आइडियोलॉजी को कैसे समझ सकेंगे? इसलिए इस्लामिक आइडियोलॉजी और पाकिस्तान आइडियोलॉजी ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, मुतालिक़ पाकिस्तान में भी और इस्लामियात में भी। तो आप इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी तवज्जो दें और इनको अच्छी तरह समझें, और इस्लामियात भी इसके साथ साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेटा, मैं यकीन से आपको ये बात कह रहा हूँ कि आपका जो पीपीएससी एफपीएससी के ये टेस्ट होंगे आगे, या आप इंट्री टेस्ट में जाएंगे, आपके ये 2 सब्जेक्ट उस वक्त आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं कि आज मोहम्मद ख़ान जुनेजो का दौर हुकूमत है, जिसमें जो हमने देखा था 1973 में जनरल ज़ियाउल हक़ जो 1973 का आइन था उसमें जनरल ज़ियाउल हक़ ने बहुत सी तरमीम की, और तरमीम करके जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम था 1973 के आइन के मुताबिक उसको उन्होंने तब्दील कर दिया, मुकम्मली चेंज कर दिया, और उसको सदारती निज़ाम में ले आया, जिससे ये था कि सदर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल हो गए,
और जो हमारे पार्लिमानी हुकूमत थी यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट, इनकी जो बालादस्ती थी ये ख़त्म हो गई। इसी तरह फिर 1985 में कौमी असम्बली के गैर जमाती इंतखाबात कराए गए। 23 मार्च 1985 को कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ। इस अजलास में जनरल ज़ियाउल हक़ ने आइंदा 5 साल के लिए सदर की हैसियत से हल्फ उठाया। इसके बाद मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया। मोहम्मद ख़ान जुनेजो के दौर के जो अहम वाक़यात हैं वो आपके पास हैं, ये नीचे दिए हुए हैं। कि पहला जो था मार्शल लॉ की करारदादें थीं। उसके बाद यानी कि मोहम्मद मार्शल लॉ की करारदादें क्या, यानी कि हमारे इस मार्शल लॉ को 8 साल हो चुके थे, तो मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने ही ये रिक्वेस्ट की और उनको समझाया और उनसे बार बार इस बात का इज़हार किया कि मार्शल लॉ को ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरह उसके बाद है मोहम्मद ख़ान जुनेजो बतौर सदर मुस्लिम लीग के एक जमाती कौंसिल बनाई गई, ग्रुप तश्कील किया गया जिसके सदर जो पार्टी मुस्लिम लीग थी और उसके सदर जो थे मोहम्मद ख़ान जुनेजो को बनाया गया। उसके बाद गैर मुल्की दौरे हैं, ये उसके वाक़यात हैं। मोहम्मद ख़ान जुनेजो हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम, सानिया ओजरी कैंप, जुनेजो वजारत की बरतरफ़ी के, यानी कि उसको जब उसकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया गया, उसकी हुकूमत को डिज़ोल्व कर दिया गया। ये उसके अहम वाक़यात थे जो आपके पास तकरीबन 6 हैं कि उसके जो मशहूर कारनामे और ये वगैरह थे उसके ये 6 हैं। इसके बाद हम इनकी जो है तफसील देखेंगे, इन्हीं वाक़यात को फिर एक्सप्लेन करते हुए आप तफसील के साथ पढ़ते जाएंगे। तो बेटा आपने गौर से इसको देखना है और अपनी जो है अपने पहला काम आपका है कि आपने लेक्चर को गौर से सुनना है। बुक सामने रखें, बुक को देखें ना, बस आप अपना लेक्चर गौर से सुनें। उसके बाद फिर अपनी बुक को ओपन करें और इन्हीं लेक्चर्स को जो है आपके टॉपिक हैं इनको रीड करें, कम से कम 1-2 टाइम इसको रीड तो करें आप। उसके बाद आप इनके मेन पॉइंट्स को फिर राइट करते जाएं। हमारे पास वाक़यात में पहला है मार्शल लॉ उठाने की करारदादें, जो कि 1985 में जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ को 8 वर्ष हो चुके थे। मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद कहा कि मार्शल लॉ को ख़त्म हो जाना चाहिए। चुनाचा मार्शल लॉ उठाने की करारदादें जो थीं, क्योंकि अब मार्शल लॉ उठाया जा रहा था तो वो सदारती जो उसके पास इख्तियारात थे अब वो कम हो रहे थे, इसलिए उनकी जो करारदादें थी उनको फिर दोबारा सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पेश किए गए और उनको फिर इनके जो थे चेयरमैन वगैरह थे सेनेट के, उनके थ्रू ये पास कराया गया। इसी तरह जो ये बिल था उनका मार्शल लॉ को उठाने का 30 दिसंबर 1985 को पास हुआ और ये ऐलान हो गया कि मार्शल लॉ ख़त्म हो गया है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 है मोहम्मद ख़ान जुनेजो बतौर सदर मुस्लिम लीग। इसमें यह था कि हमारे पास पॉइंट्स हैं कि एक जो कौमी असम्बली के अरकान थे वो गैर जमाती थे, तो उनको नज़्म ज़ब्त में लाने के लिए एक सरकारी पार्लिमानी ग्रुप की तश्कील देना लाजमी बन गया। तो इसको जनवरी 1986 में तश्कील दिया गया और इसको नाम जो था पाकिस्तान मुस्लिम लीग रखा गया। इसका जो सदर था वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो को मुंतखब किया गया और इन्होंने फिर मुस्लिम लीग को पूरे मुल्क में फैलाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे इसके दफातर खोल दिए और जो सूबों के वज़रा थे, जिनको कहते हैं वज़राए आला, उनको उन्होंने सूबाई सदर बना दिया इस पार्टी का। और मुस्लिम लीग को एक मुनज़्ज़म सियासी जमात बनाने के लिए जो निचली सतह पर प्राइमरी मुस्लिम लीग के नाम से मेंबर साजी की गई। इसके बाद गैर मुल्की दौरे हैं हमारे पास। नंबर 3 है दुनिया के कई ममालिक ने पाकिस्तान से मार्शल लॉ के ख़त्म होने और जमहूरियत की बहाली को खुश आइंदा करार दिया। यानी कि मार्शल लॉ होता है ये किसी भी मुल्क के लिए एक ख़तरा होता है, किसी भी मुल्क के हकूक़ की पामाली तसव्वुर किया जाता है कि ये मार्शल लॉ वहाँ की आवाम के जो हकूक़ हैं उनको पामाल कर देती है।
तो इस वजह से जितने भी ममालिक थे, जब ये मार्शल लॉ ख़त्म किया गया तो वो उन्होंने खुश आइंदा करार दिया। और उसके बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने 1986 में तुर्की, जर्मनी और अमेरिका के कामयाब दौरे किए। कामयाब मतलब कि उनके जो दौरे थे उनमें कुछ ना कुछ असर रसूख था कि उनमें उन्होंने कोई ना कोई मुआहदात वगैरह, कुछ मुख्तलिफ मुआहदात वगैरह पर दस्तखत किए। वहाँ पे जाके मईशत को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात जो किए उन पे एग्री हुए वो भी। उसके बाद हमारे पास है 4th नंबर है मोहम्मद ख़ान जुनेजो हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम के। इस दौरे हुकूमत में उन्होंने क्या क्या इक़दाम उठाए और उन्होंने क्या क्या उसके तरक्याती प्रोग्राम बनाए वो हैं। तो वज़ीर आज़म खान मोहम्मद ख़ान जुनेजो की जो शराफ़त, दयानतदारी और अवामी खिदमत को और तकरीबन आवाम ने पसंद किया। और इन्होंने फिर तरक्याती प्रोग्राम जब शुरू किए तो 7 मरला हाउसिंग स्कीम की, ताकि जो गरीब तबका के लोग हैं जिनके पास घर नहीं है वो ये 7 मरला के हाउसिंग स्कीम्स में कम अमाउंट के साथ, कम पैसों के साथ और किस्त वाइज इनको ले सकें और उनके लिए छत का इंतज़ाम कर दिया। और उन्होंने फिर एक 5 नुकाती तरक्याती प्रोग्राम पेश किया। उसके बाद जो तालीमी शरह में इजाफे के मंसूबे और मुल्क के इज्तिमाई तरक्की के लिए उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। उसके बाद है हमारे पास नंबर 5 है सानिया औजरी कैंप। 1988 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान एक इलाका है जिसको औजरी के नाम से जाना जाता है। इस औजरी के मकाम पर हमारी अफवाज का या पाकिस्तान का एक कैंप मौजूद है, फ़ौज का कैंप मौजूद है। उस फ़ौज के कैंप में एक असला डिपो है जहाँ पे असला रखा जाता है। डिपो क्या होता है, यानी कि एक स्टोर रूम होता है बड़ा सारा, जहाँ पे वो तमाम तर हमारा असला मौजूद होता है। उसमें अचानक आग भड़क उठी। तो इसके आग भड़कने से, क्योंकि इसमें हमारे पास बम्स वगैरह भी होते हैं, बंदूकें होती हैं, इसमें केमिकल्स पूरे होते हैं, तो इसकी वजह से आसपास के जो शहर इलाका जात थे उनको भी नुकसान हुआ और शहरी जो थे वो भी हलाक हो गए। ये तकरीबन जो आग थी, क्योंकि केमिकल्स रिएक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा फैली और तकरीबन ये 1 हफ्ता तक इस आग पर काबू पा लिया गया, यानी कि 1 हफ्ते तक ये आग भड़की रही। उसके बाद जबकि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे इस मौके पर, इस दौरान वो सिंध के दौरे पर थे और ये जो मकाम है ये पंजाब का मकाम था। और हमारे सदर साहब जो उस वक्त के थे वो कुवैत का सरकारी दौरा कर रहे थे। तो जैसे ही ये इंसिडेंट या एक्सीडेंट कह सकते हैं हमको अक्कर होता है, पेश हुआ, तो ये दोनों अपने अपने दौरों को ख़त्म किया इन्होंने और वहाँ से फ़ौरन ही पाकिस्तान वापस आए और जो सिंध में थे वो पंजाब में वापस आ गए वज़ीर आज़म साहब। तो उन्होंने एक वज़ीर आज़म साहब ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई जिसके की रिपोर्ट सदर ज़ियाउल हक़ को पेश कर दी गई। उसके बाद हमारे पास है जुनेजो वज़ारत की बरतरफी। तो 1988 में हमारे जो सियासी हालात थे वो बहुत तेज़ हो गए। जनरल ज़ियाउल हक़ और हमारे जो वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो थे उनके दरमियान कुछ अमूर, मुख्तलिफ़ अमूर पर इख्तलाफ़ात पैदा होने लगे और ये ऐसा ऐसा बढ़ते चले गए। तो इन हालात के बदलने और बिगाड़ पर उन दोनों ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। 29 मई को 1988 को गैर मुल्की दौरे से इस्लामाबाद वापसी पर वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खिताब किया और अखबार नवीसों के सवालात के जवाब दिए। इसी दिन ही मगरिब के वक्त जनरल ज़ियाउल हक़ ने आर्मी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जिसमें ये जुनेजो हुकूमत की बरतरफी का ऐलान कर दिया और जितनी भी असम्बलियाँ थीं, यानी कि सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बलियाँ, इन सब को डिज़ोल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया और इनके ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उसमें इसी तरह मोहम्मद ख़ान जुनेजो का जो 3 साल दौरे वज़ारत था वो ख़त्म हो गया, यानी कि उनकी जो हुकूमत थी
वो हम उनकी हुकूमत 1985 से 1988 तक थी, और ये तकरीबन 3 साल है। 3 साल की हुकूमत उन्होंने की, और उसके बाद वो, और इसी में ही 1988 में ही जो हमारे जनरल ज़ियाउल हक थे, तकरीबन 17 अगस्त 1988 को वो भी एक हवाई हादसे का शिकार होते हैं, और फिर वो वफ़ात पा जाते हैं। तो उनकी सदर पाकिस्तान 1988 में वज़ीर आज़म भी इस गवर्नमेंट से हट जाते हैं, और इस तरह ये टोटल हुकूमत जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है जनरल ज़ियाउल हक की। बेटा हमने ये रीडिंग की 1977 से 1988 तक जनरल ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत था। तो इसी में ही 2 साल बाद तकरीबन अफ़गानिस्तान में जो था रूसी अफवाज की आमद शुरू हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिल गया। जहाँ तक हमने इसकी रीडिंग की कि जनरल ज़ियाउल हक ने बहुत सी अच्छी इस्लाहात की, बहुत से अच्छे क़वानीन बनाए, फिर वो सबसे बढ़कर उन्होंने जो इस्लाम के लिए किया, इस्लाम के क़वानीन बनाए और शरई क़वानीन को इम्प्लीमेंट किया। वहीं पर इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, जिस चैलेंज की इन्होंने मुदाखलत की, और इस मुदाखलत करते हुए दो टोक उनको जवाब देते हुए दो टोक की पॉलिसी अपनाई। तो 1979 में ये रूसी अफवाज पाकिस्तान में आमद हुई थी इनकी। अब देखें कि इसमें हमारे पास अब ये है कि पहला पॉइंट है कि जिहाद का आगाज़। अब जिहाद का आगाज़ क्या था कि अफ़गानिस्तान में रूस का हमला होना ये उनके लिए जिहाद नहीं था, बल्कि जब वो अफवाज आई और उसके बाद जब वहाँ के अफ़गानिस्तान के लोगों ने उसको जवाबी कार्रवाई की, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान की मदद की, पाकिस्तान की मदद एक उम्मत इस्लामिया के लिए थी। तो ये एक इखलाकी मदद थी, जिसकी वजह से हम इसको जिहाद कहते हैं। और जिहाद ये कि जब पाकिस्तान की इखलाकी मदद हुई तो अफ़गान के जो मुजाहिदीन थे उनके भी हौसले बुलंद हुए, और उन्होंने इस महाज पर जो अफवाज थी, रूस की अफवाज थी, उनको इबरतनाक शिकस्त दी। इसी तरह फिर 1986 तक, यानी कि 1989 से 1987 तक तकरीबन 7 साल तक रूस जो है वो उससे शिकस्त खाता रहा, उससे शिकस्त लेता रहा, और उसके बाद वो बेबस और मायूस हो गया कि वो अफ़गानिस्तान पर काबू ना पा सका, और मुजाहिदीन अपने इस में एक जिहाद आरा हो गए। उन्होंने सफ़ों की सफ़ें बांध लीं, और उन्होंने जैसे कहते हैं कि सरों पे कफन बांधना, वो कफन बांध चुके थे कि बस हमने इनको बाहर निकाल के छोड़ना है, दम लेना है तो हमने इनको बाहर निकाल के लेना है। और इसी तरह हमारे जो जनरल ज़ियाउल हक थे उनकी कोशिशों की वजह से कुछ था कि उन्होंने कि जो रूस के अफवाज थे उनको अपनी जान के लाले पड़ गए, और वो वहाँ से भागना शुरू हो गए और निकलना शुरू हो गए उस अफ़गानिस्तान को छोड़कर। तो उसके बाद एक जिनेवा मुआहदा पाया गया। वो क्या था कि अप्रैल 1988 में अमेरिका और रूस ने जिनेवा में एक मुआहदा किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने उसकी शिरकत की और उस पर दस्तखत किए, जिसमें यह था कि इस मुआहदे में रूस ने अपनी जो शिकस्त थी उसको तो तस्लीम कर लिया, और उसमें एक वादा भी किया कि वो जो अपनी अफवाज हैं, रूस ने अपनी अफवाज भेजी थी उसमें अफ़गानिस्तान में, उनको वापस बुला लेगा और इस जंग को ख़त्म कर देगा। ये जो जिनेवा मुआहदा था ये जंग बंदी का मुआहदा था, ये अमेरिका और रूस के दरमियान हुआ था। और जो उसने वादा किया था उस मुआहदे पर दस्तखत किए कि अपनी फ़ौज को वापस बुला लेगा। तो इस वादे के मुताबिक 15 फरवरी 1989 को उसने अपनी फ़ौज को
अफ़गानिस्तान से वापस बुला लिया। इस तरह जहाद अफ़गानिस्तान ख़त्म हो गया, जिसमें चूँकि जनरल ज़ियाउल हक़ और मोहम्मद ख़ान जुनैजू की हुकूमत का बहुत अहम किरदार शामिल था। तो बेटा उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा टॉपिक था पाकिस्तानी मुआशरे पर असरात, यानी कि इस जो जिहाद अफ़गानिस्तान था इसकी वजह से जो पाकिस्तान पर असरात हुए वो क्या थे। अब ये देखें कि जिहाद का ये मतलब नहीं कि हम ये ले लें कि इसके ऊपर नेगेटिव असरात हुए हैं, नहीं, बल्कि जिहाद की वजह से नहीं, जिहाद की वजह से वहाँ पर जब न्यूक्लियर एटमी रिएक्टर्स शुरू हुए, वहाँ पर जब बमबारी का सिलसिला शुरू हुआ, तो वहाँ के जो गरीब तबकात के वहाँ के लोग थे, वहाँ की जो आवाम थी, उनको पाकिस्तान की इखलाकी मदद की वजह से उनको वहाँ से पाकिस्तान मुंतकिल करना पड़ा, उनको वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आना पड़ा। तो ये उसके यानी कि मुआशी हालात यानी कि वहाँ पे उसके कुछ ख़राब हुए, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी में यकदम से इजाफ़ा होता है और उनको फिर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, मुख्तलिफ यानी कि घर मकान ज़्यादा ज़मीन वगैरह दी जाती हैं, उनको खाने पीने का उनका इंतज़ाम किया जाता है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है। तो इस वजह से हमारे जो मुआशी हालात कुछ थे उनमें यानी कि अप डाउन्स आई। इसी तरह रूस के तकरीबन जो था 30 लाख से ज़ायद जो अफ़गान मुहाजिरीन थे वो पाकिस्तान में हिजरत करके आए, और पाकिस्तान ने उनको की इज़्ज़त की और उनको मुख्तलिफ़ तरह से मदद की। तो इस सब में जो हमारे जनरल ज़ियाउल हक़ थे वो काबिल तहसीन थे, जिनकी खिदमत और अपनी कामयाब अफ़गान पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बहुत पजीराई मिली, कि जिसने अख़वत व मोहब्बत का एक सरचश्मा पेश किया था। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था। आपने इसको लेक्चर को पहले गौर से सुनना है, गौर से सुनने के बाद फिर अपने इस टॉपिक की आपने रीडिंग करनी है। तो इंशाल्लाह आपका कल टॉपिक होगा बेनज़ीर भुट्टो का। आज के लिए इतनी, आज के लिए काफ़ी है, आपने अच्छी तरह करना है। अल्लाह हाफ़िज़।